जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। साथियों, मन लगाकर मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आज हम SSC DD इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चनों का ये आपको एक डोज मिलने वाला है। डेली हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करके जाते हैं और इन 20 क्वेश्चनों के अलावा भी हम इन क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करते हैं और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, आपके सामने एक 30वां प्रश्न, रेड क्रॉस अपक्रिया जो रेडॉक्स अपक्रिया है क्या है साथियों? ऑप्शन ए है प्रोटॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन बी है आयन संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन सी है विलयन अपक्रिया या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपक्रिया। तो साथियों, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? साथियों, एक बात ध्यान रखना, रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है उस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। साथियों, मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप ये भी बता दीजिए कि ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीकरण जो अपक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ती है तथा हाइड्रोजन का जो होता है उसमें लोप होता है। यह बात लिख लीजिएगा साथियों। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आपको नोट करवा देना चाहता हूँ। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जिसमें होती हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। रेडॉक्स अपक्रिया किसमें कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया जाता है? लॉस किया जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जिसमें त्याग किया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? गेन किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? ग्रहण करने का काम किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का जो काम होता है वो अपचयन में होता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का जो काम होता है, मतलब गेन करने का काम किसमें होगा? अपचयन में होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और इसकी डेफिनेशन आती है, इसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? O2 जो होती है जुड़ती है और हाइड्रोजन जो होती है उसका लॉस होता है। ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का तो गेन किया जाता है तथा ऑक्सीजन जो होती है उसका लॉस होता है, मतलब ऑक्सीजन उससे हटती है और हाइड्रोजन अपक्रिया उसमें जुड़ने का काम करती है। एक बार फिर से बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ क्या ध्यान रखना है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ लेगा ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रही हो या हाइड्रोजन उसके साथ हट रही हो, उस अपक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को गेन किया जाता है, यानी ग्रहण किया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जिस अपक्रिया से हट रही हो और हाइड्रोजन जिस अपक्रिया से जुड़ती हो, ऐसी सारी अपक्रियाएं को हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाए? रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपक्रिया जो होती है वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राज्य जो अमेरिका था उसको स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? जी हाँ साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन सी 1776, ऑप्शन डी 1775। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। कब? 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जी हाँ साथियों, 100 साल का जो युद्ध है वो किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए फ्रांस एवं जर्मनी के बीच, ऑप्शन बी जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के बीच, ऑप्शन सी फ्रांस व इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन डी इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना, जो 100 सालों का युद्ध है वह युद्ध किसके बीच चला था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध 100 सालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं आपको साझा कर देना चाहता हूँ, ये भी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। साथियों, कुछ ऐसे देश की जो सीमाएं होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे
जो जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो सीमाएं होती हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो सीमा होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, जर्मनी और जो फ्रांस के बीच की सीमा उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इस सीमा को अपन लोग जानते हैं हिंडनबर्ग की सीमा। क्या जानते हैं? हिंडनबर्ग जो रेखा है, हिंडनबर्ग जो रेखा है, क्या ध्यान रखना है? हिंडनबर्ग जो रेखा है, हिंडनबर्ग, क्या ध्यान रखना है? हिंडनबर्ग की जो सीमा होती है वह फ्रांस एवं जर्मनी को अलग करती है। क्या ध्यान रखना है? हिंडनबर्ग की जो सीमा होती है, हिंडनबर्ग जो रेखा होती है वह फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जुड़ी आप जानकारी क्या लिख सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा है? क्या ध्यान रखना है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा है? क्या ध्यान रखना है? जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवाए दे रहा हूँ, जो बहुत सारी एग्जामों में कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाए। मैं वही जानकारी साझा करता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के लिए। ऐसी कोई जानकारी नहीं बताऊँगा जो आपको पढ़ना ज़्यादा पड़े और काम की ना हो। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा है उसको बोलते हैं ओडरनास की सीमा। क्या बोलते हैं? ओडरनास की सीमा। क्या बोलते हैं? ओडरनास की जो सीमा होती है, ओडरनास जो रेखा है वह जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। ठीक है, मैंने बहुत सारी अपनी पिछली वीडियो में सारी सीमाओं से रिलेटेड जानकारी आपको साझा कर दी है। ठीक है, ये रिवीजन भी आपका हो जाया करेगा, नहीं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको करवाता भी जाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोले दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बढ़िया सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कोई आपसे पूछता है डूरंड रेखा किसके बीच में है, तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। क्या लिखना है? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। कोई पूछता है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में, तो बोलेंगे भारत और चाइना के बीच में है, ये भी ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। अच्छा, एक रेखा होती है 17वीं समानांतर रेखा। क्या साथियों ध्यान रखना है? जो 17वीं समानांतर रेखा होती है वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। क्या याद रखना है? जो 17वीं समानांतर रेखा होती है वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा क्या करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने का काम करती है, भी ध्यान देना है। और लिख लेना है एक और 49वीं जो समानांतर रेखा होती है वह क्या करती है? अमेरिका और कनाडा को अलग करने का काम करती है। क्या साथियों? 49वीं जो समानांतर रेखा है वह अमेरिका और कनाडा को अलग करने का काम करती है। चलिए चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 100 सालों का युद्ध होता है वह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनास रेखा है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1945, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 6 अगस्त 1945, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 मई 1945, ऑप्शन डी हो जाएगा 15 अगस्त 1945। तो साथियों क्या ध्यान रखना है? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। साथियों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, और सेकंड जो विश्व युद्ध चला था, दूसरा विश्व युद्ध वो 1939 से 1945 तक चला था। जब सेकेंड विश्व युद्ध में अमेरिका ने जब जापान पर हमला कर दिया था, उसी के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाती है, और जापानी सेना ने जो ब्रिटेन को सरेंडर कर दिया था। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह पर बम गिराया था। आपसे प्रश्न क्या पूछा था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिराया था साथियों? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिएगा, इस मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? जी हाँ साथियों, मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका है? लेनिन का, हिटलर का, कार्ल मार्क्स का, या लुई 14वां का, या लुई 14वां का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं ही राज्य हूँ यह कथन है लुई 14वें का। कौन सा? जो लुई 14वें थे उनका कथन ही हो जाएगा मैं ही राज्य हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? क्या ध्यान रखना है साथियों? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 18।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 17 होता है उसमें अस्पृश्यता का प्रावधान किया गया है। क्या ध्यान रखना है? अस्पृश्यता। अच्छा, इसमें क्या होता है यदि कोई आपसे पूछते हैं अनुच्छेद 18 में, तो जो कोई भी जैसे पुरस्कार किसी भी देश से प्राप्त किए जाते हैं उस पुरस्कार को ग्रहण करना है, लेना है, या पुरस्कार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। अपन को किसका दिया गया है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। क्या ध्यान रखना है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है। कानून के समक्ष सभी समान है, ऐसा जो अधिकार है ये कौन है? ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है साथियों? निम्न में से बॉक्साइट किसका अयस्क है? जी हाँ साथियों, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, या हो जाएगा एल्यूमिनियम का। साथियों जो बॉक्साइट होता है वह किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। लोहे के 3 अयस्क क्या ध्यान रखना है? लोहे के 3 अयस्क ध्यान रखना है। हेमेटाइट, क्या ध्यान रखना है? हेमेटाइट लिख लीजिएगा। मैग्नेटाइट, 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 क्या ध्यान रखना है? मैग्नेटाइट, और क्या हो जाएगा? सीडेराइट। ये लोहे के 3 अयस्क, ये भी ध्यान रखिएगा। सीडेराइट, सीडेराइट, तो ये ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बोला? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये लोहे के अयस्क है। क्या लिख लेना है? लोहे के अयस्क है। क्या है? लोहे के अयस्क हैं। ये कौन है? लोहे के अयस्क। यहाँ पे लिखे देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? लोहे का अयस्क जो हो जाएगा, लोहे के अयस्क। ये भी ध्यान रखना है कि लोहे के अयस्क हैं। क्या है? लोहे के अयस्क। अच्छा, और एक ध्यान रखना है, पारा का जो अयस्क होता है, पारा का अयस्क क्या बोलते हैं? जो सीने बार होता है, सीने बार, ये भी ध्यान रखना है। पारा का अयस्क सीने बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। रंगोली कहाँ की लोक कला है? जी हाँ साथियों, रंगोली जो है कहाँ की लोक कला है? राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, या उत्तर प्रदेश की? तो रंगोली कहाँ की लोक कला है? लोक कला शैली है रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला शैली। क्या ध्यान रखना है? रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। महाराष्ट्र की लोक कला शैली को रंगोली है। गुजरात में क्या किया जाता है? गरबा किया जाता है। कालबेलिया कहाँ होता है? कालबेलिया जो होता है राजस्थान में, कालबेलिया डांस होता है, जो कालबेलिया जो है राजस्थान का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या ध्यान रखना है? महाराष्ट्र में नौटंकी होती है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा आप बताइए। गुजरात में क्या होता है? गरबा होता है। क्या ध्यान रखना है? गरबा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंवला में कैसेलापन किसके कारण होता है? जी हाँ, आंवला जो कैसेलापन होता है किसके कारण होता है? रेनिन के कारण, टेनिन के कारण, कैप्सिन के कारण, या हो केसिन के कारण। तो आंवला में जो कैसालापन है वो किसकी वजह से होता है? टेनिन के कारण। किसकी वजह से? टेनिन के कारण। टेनिन के कारण आंवला में जो कैसेलापन होता है वह टेनिन के कारण होता है। रेनिन किस में पाया जाता है? दूध में जो रेनिन पाया जाता है। क्या ध्यान रखना है? दूध में जो है तो रेनिन पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1856 में, 1815 में, 1861 से 1865 में, 1894 से 1895 में। तो जो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्या ध्यान रखना है? क्रीमिया के 1853 से 1856 में जो हुआ था वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था 1853 से 1856 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने। विश्व में सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? जी हाँ साथियों, विश्व में प्रथम शीशे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? हम्मुरब्बी की सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता, या हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। तो विश्व में सर्वप्रथम शीशे का जो प्रयोग हुआ था वह किस सभ्यता में हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जो शीशे का प्रयोग हुआ था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ साथियों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं?
10 नवंबर को, 15 नवंबर को या 26 नवंबर या हो जाएगा 10 दिसंबर। साथियों ध्यान रखना है जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है वह हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस। क्या ध्यान देना है? मानवाधिकार जो दिवस होता है वह हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, 22 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। क्या ध्यान रखना है? जो जैव विविधता दिवस होता है, जैव विविधता जो दिवस है, जैव विविधता दिवस, वह हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। से ध्यान रखना है 22 मई, यहाँ पे लिख देता हूँ ये मई 22, मैं क्या बताया, मई 22 को अपन क्या जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। क्या ध्यान रखना है? विश्व पृथ्वी जो दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। अच्छा, विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को। क्या ध्यान रखना है? 22 मार्च को। 22 जो मार्च है उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस। ध्यान देना है, जल दिवस जो हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को। तो जल दिवस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, किसान दिवस अपन कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 2 बार आ गया है। किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंह की याद में हम जो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है? जो किसान दिवस होता है वो चौधरी चरण सिंह की याद में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया था। लॉर्ड कर्जन को और किस नाम से जाना जाता था? 1905 में इस व्यक्ति ने बंगाल का विभाजन भी किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, बंगाल का विभाजन करने वाला कौन व्यक्ति था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था, क्या ध्यान रखना है? बंगाल का जो विभाजन था वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन उससे भारत का जनरल हुआ करता था, तो ध्यान देना लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। क्या ध्यान रखना है? वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए थोड़ा सा आप चीज ध्यान रखिएगा, KEDA। क्या लिखना है? KEDA जो होता है, कीड़ा जिसको अपन बोलना है, ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होते हैं। ये कैसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। कौन सा भी वसा में घुलनशील नहीं है? ये KEDA कैसा, रुक जाए एक मिनट पे, KEDA बन गए और क्या हो जाएगा? बी और सी बचते हैं। याद है ना, बी और सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन जो बी होता है वसा में घुलनशील नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। कैसे? पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ये जो होते हैं बी और सी होते हैं। और वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीड़ा। क्या ध्यान रखना? कीड़ा से KEDA से हो जाएगा जो वसा में घुलने। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन जो ए होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और जो सी होते हैं वह पानी में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त समूह की खोज किसने की थी? हरिगोविंद खुराना, क्रिश्चियन बर्नार्ड या विलियम हार्वे या लैंड स्टीनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तो ध्यान देना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। हृदय की जो धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जी हाँ, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कार्बोहाइड्रेट। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? जी हाँ साथियों, किसी जीव देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया या नेक्रोसिस या नेफ्रोसिस या नियोप्लेशिया। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना, न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है यदि किसी जीव के देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को जो हो जाती है उसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जी हाँ साथियों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70% या 90% या हो 80%। तो साथियों ध्यान रखना है, प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह जो होता है 90% होता है। प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह 90% होता है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।